गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे टॉपिक भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में स्पष्ट किया कि हमारे देश की राज्य व्यवस्था में, देश के लोकतांत्रिक प्रणाली में, देश की विभिन्न चुनाव राजनीति में किस प्रकार से जाति की भूमिका बढ़ती जा रही है और किस प्रकार से हमारे इन सभी व्यवस्थाओं को जाति एक प्रमुख तौर पे प्रभावित तथा चुनौती प्रदान करने का काम करती है। इसका हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। देखिए, कल मैंने बात किया कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। कोई भी एक वर्ग है जो पूरी तरह आनुवंशिकता का, मतलब उसके पिता दादा उसी प्रकार से एक आनुवंशिकता के आधार पर जो जुड़ा होता है उसे हम जाति का दर्जा दे सकते हैं। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो दूसरों से अपने आप को अलग करता है, ठीक है, जिसकी अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी अपनी एक संस्कृति होती है तथा अपने एक अपनी परिधि में वैवाहिक संबंध करते हैं, जिनका अपना कोई परंपरागत व्यवसाय होता है, तो अपनी एक अलग पहचान होती है। इसलिए ये इतना प्रभावी है हमारे भारतीय राजनीति में कि जयप्रकाश नारायण ने इनको कहा था कि भारत में जाति भी एक महत्वपूर्ण दल है, मतलब भारत में कास्ट एज ए पार्टी के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। और जाति कई प्रकार से राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते हैं। किस प्रकार से भूमिका अदा करते हैं एक एक करके समझते हैं। केन मैनन कहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा है और जाति भारतीय राजनीति में कई प्रकार से भूमिका अदा करती है। सबसे पहले अपन कोई देखें और समझें तो ये पता चलेगा कि निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में जाति आधारित संगठन या संगठित संगठन शासन के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। जो भी जाति के आधारित कोई भी संगठन है वो शासन कार्य में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, अगर उस जाति विशेष को लगता है कि हमारे हितों पर कुठाराघात है तो सरकार पर एक दबाव बनाते हैं, सरकार पर प्रेशराइज करते हैं और साथ ही साथ ये सरकार से कहते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो हम आंदोलन पर उतर जाएंगे, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, आप इस निर्णय को बदलिए। सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बनाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार को अपने निर्णय प्रक्रिया में जाति किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। अनुसूचित जाति व जनजाति के संगठन प्राप्त अपने आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए, जो भी SC ST का रिजर्वेशन है तत्कालीन समय में 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन इस प्रकार का जो प्रेशर हुआ कि उसको हर 10 साल के बाद में उसको बढ़ाते जा रहे हैं, संविधान में संशोधन करके आगे के 10 साल के लिए बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रेशर है। जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ वे प्राप्त करने के लिए भी आंदोलन करें। अब जो जाति है अपने आप को वंचित महसूस करती हैं या जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है और उनको लगता है कि हम समाज में पिछड़े हुए वर्ग हैं, तो वे भी अपने आरक्षण की प्राप्ति के लिए आंदोलनरत हैं। कुछ अपने को आरक्षित जातियों की सूची में शामिल करवाने के लिए प्रयत्नशील है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वे विभिन्न प्रकार के शासन को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है। जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने और अपने हितों के अगर प्रतिकूल हो जाए तो ऐसे निर्णय को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम करते हैं। कहने के तात्पर्य ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक हित और राजनीतिक फायदे के लिए ये जाति राजनीतिक व्यवस्था पर हावी इस कदर हो जाती है कि आखिर में हमारे राजनीतिक संस्थाओं को झुकना पड़ता है। और यही नहीं, अगर नहीं भी पूर्ण कर पाती हैं, ऐसे कुछ कमी रह जाती है तो जाति संगठनों के द्वारा ये इस प्रकार का धमकी भी दी जाती है कि आगे आने वाले चुनाव में देख लेंगे। तो ये क्या समझते हो, क्या कि एक स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए उचित माना जाता है? कदापि उचित नहीं माना जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार के विभिन्न प्रक्रियाओं में, विभिन्न डिसीजन प्रोसेस में काम करने में जाति इस कदर हावी हो चुकी है कि सरकार को सब प्रकार के जाति व्यवस्था का एक समरूपता देखते हुए, तालमेल बैठाते हुए काम करना पड़ता है। ये कोई नहीं चाहता है कि सरकार कोई भी जाति विशेष हमारे खिलाफ हो,
ताकि हमको आगे आने वाले चुनाव में हार का सामना करना पड़े। ऐसा कोई नहीं चाहते। इसलिए आप समझ सकते हो कि जाति बेहद महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रही है। ठीक है, ये पहला हमने देखा था। दूसरा देखिए, राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय होता है। बात किसकी हो रही है? राजनीतिक दल की हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी। देखो, आप सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में जो भी हमारी राजनीतिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्था हैं, उनका प्रति 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। लोकसभा, राज्यसभा या फिर हमारी विधानसभा, हमारे स्थानीय स्वशासन की जो भी इकाइयाँ हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद या नगरीय स्वशासन, जहाँ भी देखते हैं निर्धारित समय पर उनका चुनाव होता रहता है। अब ये चुनाव होता है तो चुनाव में जो भी मतलब जो प्रत्याशी होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, तो प्राय राजनीतिक दल ये देखते हैं कि इस क्षेत्र विशेष में किस जाति का दबदबा है, किस जाति का बाहुल्य है और कौन सी जाति प्रभावी निर्णायक भूमिका निभाती है। तो अपना जो भी उम्मीदवारों का जो टिकट वितरण होता है वो भी उसी प्रकार से दिया जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस जाति विशेष का बाहुल्य क्षेत्र से आता है और यहाँ पर ये जीत अर्जित कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी राजनीतिक दलों के द्वारा भी अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही निर्णय करते हैं। कोई भी पार्टी हारना नहीं चाहती, कोई भी पार्टी हारना नहीं चाहती है, नहीं इस प्रकार की कोई ये संकट मोल लेना चाहती है कि किसी भी बड़ी जाति का वो अवहेलना करके किसी छोटी जाति या किसी अन्य विशेष व्यक्ति को वो टिकट देकर उस क्षेत्र में चुनाव लड़े। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है। इसलिए सबसे पहले वो प्रत्याशियों का चयन करते समय ये देखेगा कि इस क्षेत्र विशेष में किस जाति का ज़्यादा बाहुल्य है, उसी के अनुसार वो अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य हो वहाँ उसी जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्रयास किया जाता है। कई बार क्षेत्र विशेष में बाहुल्य युक्त उम्मीदवार को 2 दलों द्वारा चयन करने के बाद तीसरा दल क्षेत्र के दूसरे नंबर पर आने वाली जाति के उम्मीदवार को उतारती है ताकि पहले के 2 वोट बढ़ने का फायदा तीसरे को मिले। ये भी होता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में 2 बड़ी जातियाँ हैं और कोई भी 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने दोनों ने भी एक ही जाति विशेष को दे दिया है, तो तीसरी पार्टी ऐसे मौके का फ़ायदा ऐसे उठाती है कि उस बड़ी पार्टी के अलावा सेकंड नंबर की मतलब उस बड़ी जाति के अलावा जो सेकंड नंबर की जाति विशेष का उस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है तो उसको टिकट दे देती है, ताकि 2 बड़े जो उम्मीदवार थे दोनों बड़ी पार्टी के, उनके जो मतदाता हैं वो 2 भागों में बढ़ जाएंगे। तो सेकंड बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है जो भी जाति है उसका जो भी कैंडिडेट वो आराम से जीत सकता है। ऐसे भी कभी भी राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है ना, कि मतलब पहले 2 के वोट बढ़ने का फायदा तीसरे को मिल जाता है। राजनीतिक दल अपने आंतरिक संगठनात्मक चुनावों और नियुक्तियों में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखती है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के जो भी बड़े राजनीतिक दल हैं, तो उन जो राजनीतिक दलों का जो आंतरिक संगठनात्मक जो चुनाव होते हैं या जो भी नियुक्तियाँ होती हैं या पदभार दिए जाते हैं, तो उनमें भी ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर हमारे राज्य में किन किन जाति विशेष का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, किन किन जातियों का सबसे अधिक जनसंख्या है, उसी के अनुसार ही यहाँ पर संगठन में भी उनको जगह दिया जाता है ताकि जाति समीकरण सही ढंग से बना रहे, तो हम जनता के मध्य अच्छे ढंग से जाकर वोटों की मांग कर सकते हैं। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक रूप से जाति आधार पर कई गुट भी पाए जाते हैं जो शक्ति प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। अब ये भी कई बार देखने को मिलता है कि एक बड़ी किसी भी पार्टी में अलग अलग गुट पाए जाते हैं, अलग अलग खेमे पाए जाते हैं, जाति विशेष के आधार पर उसमें ग्रुप बने होते हैं, तो ये भी हमें दिखाई देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जाति किस प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से भूमिका राजनीति में निभा रही है। अगला है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। अब आप देखिए, भारत में मतदान व्यवहार जातिगत भावना प्रबल रूप से कार्य करती है। भारत में इस तरह का है कि जब भी चुनाव होते हैं तो जाति ये देखती है कि क्या हमारा कैंडिडेट है, जो बहुत बड़ी संख्या में जाति है तो वही देखती है कि हमारा कैंडिडेट है कि नहीं। और जिस भी दल ने अपना कैंडिडेट उतारा है जाति विशेष का, तो जातिगत भावना इतनी प्रबल रूप से कार्य करती है कि पूरी जाति के मतदान उसके पक्ष में हो जाता है। अर्थात सभी राजनीतिक दल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को भड़काने का प्रयास करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जातिवाद सर्वाधिक अपन को दिखने को मिलता है।
निचले स्तर के जितने भी जैसे सरपंच का चुनाव हो, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, तो वहाँ तो ज़बरदस्त तरीके से जातियों का ध्रुवीकरण होता है और अपनी जाति विशेष के लिए लोग कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये अपन को कई बार देखने को मिलता है। तो जाति के आधार पर ही मतदान व्यवहार होते हैं, पूरी जाति एकजुट हो जाती है और अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने में लग जाती है। ये भी हमें देखने को मिलता है। फिर चुनाव हो गए, चुनाव के बाद में जो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है उसमें भी जातिगत प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उनमें भी जातिगत प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब आप देखिए, जब भी सरकार मतलब हमारे चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के बाद में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद का जब निर्माण किया जाता है तब मुख्यमंत्री ये देखेगा कि मेरे जो भी सदस्य जीत कर आए हैं इसमें से मैं किन किन को मुख्यमंत्री बनाऊं, लेकिन सॉरी मंत्री बनाऊं। तो मंत्री बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि मेरे प्रदेश की जो भी प्रमुख और प्रभावी और बहुल्य जातियां हैं उनके कैंडिडेट को मंत्री पद अवश्य मिलना चाहिए। अगर नहीं भी मिला तो फिर ये जाति मेरे से रुष्ट हो जाएगी, मेरे पार्टी के खिलाफ हो जाएगी, तो मुझे ज़बरदस्ती भले ही योग्य हो या अयोग्य हो मुझे मंत्री बनाने होंगे, क्योंकि उस जाति विशेष का प्रभुत्व ज़्यादा है। इसलिए आप देखें कि सभी राजनीतिक दल अपने जातीय समीकरण को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए बहुमत प्राप्त होने पर सरकार के निर्माण के समय, मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखते हैं। संघ शासन से लेकर प्रांत सरकार तक सभी और यहाँ तक कि स्थानीय शासन तक यह जातिगत लाभ हानि का पूरा ध्यान रखा जाता है। और कई बार केंद्र और प्रांत विशेष के मंत्रिमंडलों में जाति विशेष के प्रतिनिधित्व कम होने की आलोचना भी होती रहती है। इसलिए ये आज के समय में चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, स्थानीय स्वशासन की बात करें, हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि सभी जातियों का एक समान प्रभुत्व बना रहे और सबको बराबर का उसमें मंत्रिमंडल में या जो भी नियुक्तियां हैं सब में बराबर की भूमिका मिले। अगर किसी को कम मिलती है तो फिर आलोचना का विषय बनता है और आने वाले चुनाव में उसके लिए संकट भी खड़ा होता है। आप देखेंगे जैसे हम राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की किसी भी सरकार हो, उसमें जाट, राजपूत, मीणा, ब्राह्मण, गुर्जर, ये इस प्रकार से जो प्रमुख जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व बराबर रखने के लिए जब भी मंत्री परिषद के जो भी सदस्यों का नियुक्ति मतलब मंत्री बनाए जाते हैं तब ये सब जातीय समीकरण सामने रखकर ही मंत्री परिषद का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है जातिगत दबाव समूह। अब देखिए जातिगत दबाव समूह क्या होता है, समझिए आप। जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, ये बात आपको अच्छे ढंग से सबको पता है। अपने जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने और जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को रोकने या बदलने हेतु सरकार पर दबाव बनाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने या जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को रोकने या बदलने तो सरकार पर दबाव बनाते हैं। कभी भी कोई भी अगर सरकार कोई ऐसा निर्णय कर रही है, काम करने जा रही है, उसको लगता है कि इस निर्णय से हमारी जाति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर वो सरकार पर दबाव बनाते हैं कि आप इस निर्णय को तुरंत बदल लीजिए या फिर इसको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारे जाति के हितों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है, इसलिए आप तुरंत प्रभाव से इसको रोक दीजिए। जैसे आपको मैं बताऊं, आरक्षण से वंचित जातियों के संगठन आरक्षण में बनाए रखने हेतु निरंतर सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। मेयर हमारे एक राजनीतिक विश्लेषक हैं मेयर, वो कहते हैं कि जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त होते देखे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जातीय भूमिका दबाव बनी रहती है कि सरकार पर कि हाँ हमारे हितों के अनुकूल काम करो, हमारे प्रतिकूल हितों का काम किया तो उस पर बहुत बड़ा एक दबाव बनाने का काम किया जाता है। साथ ही जाति और प्रशासन किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। देखो, प्रशासक होता है वो तटस्थ होता है, वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपना काम करता है, वो संविधान के प्रति एक प्रतिबद्ध होते हुए अपनी जो निष्पक्ष और तटस्थता के साथ काम करता है। तो इस प्रशासन के क्षेत्र में भी जाति किस प्रकार से अपनी भूमिका प्रभावित करती है, समझिए आप। जैसे भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना। प्रशासन मतलब हमारी सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और इसके अलावा ओबीसी के वर्गों को भी 27% आरक्षण दिया गया है। माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करते समय क्षेत्र की प्रधान और जातीय संगठनों या संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। जब भी कोई भी है
प्रशासनिक अधिकारी कोई भी निर्णय करता है तो वो कहीं न कहीं अपने क्षेत्र विशेष की या जातियों से भी वो प्रभावित होते रहते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण की मांग की जाती रही है। वर्तमान में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में विभिन्न जातीय संगठनों आधार पर आरक्षण की मांग करी है। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन लंबे समय से चले आ रहे हैं। हरियाणा की जाट आंदोलन देख लो आप, गुजरात में आप पाटीदार आरक्षण आंदोलन देख लो। तो ये भी हैं जो जाति आधारित आरक्षण के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं। फिर राज्य की राजनीति में जाति क्या भूमिका निभाती है? देखिए, अखिल भारतीय राजनीति के बजाय राज्य की राजनीति में जाति ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाती है। ऑल इंडिया जो हमारी केंद्र सरकार की जो राजनीति है उसमें जाति बहुत कम भूमिका निभाती है, लेकिन राज्यों की जो राजनीति है, स्थानीय स्वशासन है, वहाँ पर जाति बहुत ही सक्रिय रूप से काम करती है। आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि में राजनीति का विश्लेषण बिना जातिगत गिणित किया ही नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश, बिहार तो जातिगत राजनीति की मिसाइल है। वहाँ तो पार्टी का भी जो गठन है वो जाति के आधार पर होता है मोस्ट रूप से देखा जाए। जैसे हमने माना कि बहुजन समाजवादी पार्टी है जिसमें ST/SC का सहारा लेकर उसमें अपनी पार्टी का गठन किया था। समाजवादी पार्टी अमर सिंह अपने मुलायम सिंह की पार्टी है, तो वो भी यादव और मुस्लिम पक्ष को साथ लेकर ले। तो धीरे धीरे वो अलग बात है कि सत्ता में आने के बाद में फिर वो सभी जातियों को शामिल भले कर ले, लेकिन जातियों की जो फाउंडेशन हुई है तो वहीं से अपन को दिखाई देती है। इसलिए राज्य राजनीति में जाति भी एक प्रभावी भूमिका निभा रही है। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लिया जाता है। आप देखेंगे कि राजनीतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार के समय जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। चुनावों के समय जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य उसमें उसी जाति के बड़े नेता को चुनाव प्रचार हेतु भेजने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। ये देखा जाता है कि इस क्षेत्र विशेष में किस जाति का दबदबा है, कि इस जाति है, तो उस जाति से संबंधित कोई भी किसी भी राज्य में पार्टी का कोई भी बड़ा कोई नेता है उसको वहाँ भेजा जाता है, ताकि समान जाति होने में जो अपनी जाति से आह्वान कर सके कि आप वोट हमें करिए, आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इन जातिगत जो भी नेता होते हैं वो अपने क्षेत्र विशेष में आकर प्रचार करते हैं। तो कह सकते हैं कि चुनावों के दौरान भी जाति का सहारा लिया जाता है ताकि अपने जो भी कैंडिडेट उतारे हैं वो जीत सकें। जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय, जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय किस प्रकार से? देखिए आप, जो लोग जातीय संगठनों के उच्च पदों पर पहुंच गए हैं वे ही राजनीति में भी अच्छे स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। कहने का तात्पर्य कि जो भी लोग जातीय संगठनों में उच्च पदों पर हैं, जाति के भी राज्य स्तर, अखिल भारतीय स्तर, जहाँ भी कोई पदाधिकारी हैं और वे लोग राजनीति में भी अच्छे पदों पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा न लें फिर भी अपनी पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलते। उन लोगों को अच्छे ढंग से पता है कि मैं किस जाति से आता हूँ, मेरा जाति का क्या दबदबा है। मैं भले आज तटस्थ रूप से काम करता हूँ लेकिन मुझे मेरी पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। वे अपनी जातीय हितों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमेशा पेश करते आए हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति एक बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा रही है।